नमस्कार, डीजा न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 16 नगर निगम के लिए महापौर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इन प्रत्याशियों की घोषणा में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मौका दिया गया है। कार्यकर्ताओं से ऊपर उठकर कुछ क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पार्टी ने पहली बार मौका देकर बदलने का संकेत दिया है। पार्टी की सोच बदल रही है, पार्टी का रवैया बदल रहा है और ये रवैया, बदला हुआ रवैया अब दिखाई भी देने लगा है। जो नए उम्मीदवार बनाए गए हैं उसमें कुछ नामी गिरामी डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इन सबको उस जमीनी कार्यकर्ता से ऊपर तरजीह दी गई है जिसने अपने जीवन के 20-25 साल पार्टी के लिए खपा दिए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा बदलेगी, भाजपा में अब नए लोग आना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए, पढ़े लिखे और शिक्षित लोग राजनीति में आना चाहिए और वो तमाम विशेषज्ञ जिन्होंने अपने क्षेत्र में करियर बनाया है, नाम कमाया है, वो सब पार्टी के साथ जुड़कर एक नए समाज का, एक नए राष्ट्र का, एक नए प्रदेश का निर्माण करें। ये पार्टी का एक नया सोच है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पार्टी ऐसे ही विशेषज्ञों को मौका देती रही तो उस आम कार्यकर्ता का क्या होगा जो लंबे समय से पद की लालसा में, किसी प्रभाव की लालसा में पार्टी के लिए काम कर रहा है। अगर इसी तरह से युवा चेहरों को मौका दिए जाने की बात कही जाती रहेगी तो उन अनुभवी लोगों का क्या होगा जो लंबे समय से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और सवाल ये भी है कि ऐसा मौका सिर्फ नगर निगम या पार्षद जैसे छोटे पदों के लिए ही इस तरह के क्राइटेरिया क्यों बने। जब बात संसद की आती है, बड़े पदों की आती है, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर्स की आती है, तब भी क्या एक क्राइटेरिया लागू होगा। अभी बड़े मुद्दे की बात यह भी है कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो पार्टी की क्या पॉलिसी सेट हो चुकी है, तब भी पार्टी अपने खाँटी अनुभवी विधायकों के मुकाबले प्रोफेशनल्स पर तरजीह देगी। इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, जयश्री पिंगले और राजा शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। जयश्री जी, जिस तरह की चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, ध्रुवे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं जो छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हैं, इंदौर के उम्मीदवार एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, बड़े वकील हैं, 2-3 शिक्षिकाएँ हैं कटनी की और सतना की, जो दूसरे लोग जो आए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो अब पार्टी एक कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को लाने की सोच रही है, कोशिश कर रही है। तो क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये भाजपा का जो बदलता हुआ स्वरूप है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? जी, मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि ये जनरेशन नेक्स्ट वाला बीजेपी का दौर शुरू हो चुका है। वो बीजेपी जो पुराने जितने भी शत्रप थे बीजेपी के, या जिस तरह से हम देखते थे कि इंदौर की ही आप बात करें तो 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, और इस तरह का जो एक शत्रपों का जो एक जमावड़ा हर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में 2 दशक के बाद खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ने साफ साफ संकेत दिया है कि अब पार्टी शत्रपों की नहीं है और हम जनरेशन नेक्स्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। और आप एक बात और देखिएगा कि भाजपा जो इतनी मजबूती के साथ पूरे देश भर में उभर रही है, तो किसी भी मजबूत राजनीतिक दल के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि वो अपने शत्रुओं को की जो गाड़ी है उसको थोड़ा पार्क करे और नए लोगों को मैदान में लाए, नए लोगों को अवसर दें। तो बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, बहुत सोचे समझे बातों के तहत, अपने विचारों के तहत ये वाला फार्मूला अपनाया है। और एक समय था जब हम देखते थे कि नई लीडरशिप खड़ी होती थी, स्टूडेंट लीडरशिप थ्रू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अब जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कई स्टेट्स में कोई इलेक्शन नहीं है तो नई इसको मौका आप कहाँ देंगे। और एक बात और है, आप प्रोफेशनल्स की बात तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि तमाम प्रोफेशनल्स को मौके दिए गए हैं,
ताकि जो एक वाइट कॉलर लीडरशिप है उसको भी इस्टेब्लिश किया जा सके और एक मैसेज जाए कि हम एक प्रोफेशनल्स के साथ बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे समाज के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक तो वो मैसेज है क्लियर, और दूसरा एक और चीज़ है कि जो भी नाम सामने आ रहे हैं वो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और संघ की जितने भी अनुषांगिक संगठन रहे हैं उसके बहुत बहुत मजबूत और वो सारे कार्यकर्ता हैं, वो सारे नेता लोग हैं ये, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बैकग्राउंड में रह के, नेपथ्य में रह के पार्टी के लिए काम किया है। काम करने वाले लोगों को पार्टी आगे ला रही है। या फिर इंदौर का कैंडिडेट देखिए, ग्वालियर का देखिए, या कहीं का भी देखिए, ये तमाम लोग वो हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो सड़क की राजनीति करने वाले लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं उसको ही मौका है। और एक और स्पष्ट संकेत मुझे दिखता है वो है कि बीजेपी का कार्यकर्ता के ऊपर कहीं ना कहीं संघ का जो अनुषांगिक संगठनों का जो कार्यकर्ता है उसने ज़्यादा महत्व इस बार चुनाव में और टिकटों में हासिल किया है। राज शर्मा साहब, एक जयश्री जी का काफ़ी लंबा जवाब है, उसके बावजूद अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये क्या पॉलिसी सेट हो गई है या सेट करने की कोशिश की है कि 2023 में भी यही क्राइटेरिया रहेगा? बहुत सारे पुराने विधायक जो 4 बार 5 बार लड़े, कहा जा रहा है 4 बार पार्षद जो ले लिए, 2 बार ज़्यादा पार्षद ले लिए, उनको टिकट नहीं देंगे। तो जो लोग 4 बार 5 बार से विधायक हैं, 7 बार 8 बार के विधायक हैं, गोपाल भार्गव साहब जैसे अगर हम देखें तो वो लंबे समय से 8 बार से विधायक हैं, तो क्या इन सब विधायकों की जगह दूसरा आएगा? और क्या ये लाइन सेट हो जाएगी इस बार भी खांटी नेता या ज़मीनी नेता की बजाय प्रोफेशनल्स? देखिए, आपको इस पूरे एपिसोड के मद्देनज़र शुरुआत दिल्ली से करना चाहिए। जब कैबिनेट रिशफल हुआ था, सेंट्रल का जब कैबिनेट रिशफल हुआ, उस रिशफल के अंदर कई एजेड व्यक्तियों को वहाँ से रिप्लेस किया गया और कई यंग चेहरों को मौका दिया गया। आप एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई निर्णय होता है उसके पीछे एक बड़ा दृष्टिकोण होता है, ये ध्यान रखिए आप। ये तात्कालिक निर्णय और तात्कालिक विषय नहीं होते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलते हैं। और उस लॉन्ग टर्म विज़न का पहला एजेंडा ये होता है कि यदि हम आज इसको बीज डाल रहे हैं तो ये कितने लंबे समय का लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, विधानसभाओं की, आप 2014 के बाद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो बड़े बदलाव आप देखेंगे वो यही देखेंगे कि कुछ जो मार्गदर्शक मंडल में सीनियर लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ। जनरेशन चेंज के बाद जब रामलाल जी को हटा के BL संतोष जब आए तो BL संतोष का पहला मुख्य एजेंडा यही रहा कि बीजेपी को जवान बनाई जाए। जवान कैसे बनाई जाए कि जो लोग अभी अबाउट 40 नियर अबाउट 40 है उन लोगों को प्ले किया जाए, तो अगले 20-25 साल तक इनके साथ पार्टी को खड़ा किया जाए। ध्यान रखिए आप। एक अब आपका एक सवाल है कि क्या ये विधानसभा में लागू होगा? ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। जयश्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी। उन्होंने कहा कि आप जब मजबूत होते हो तो गाड़ी पार्क करने की आपको समय मिलता है। भाजपा भी मजबूत दौर में चल रही है, तो मजबूत दौर में व्यक्ति रिस्क ले सकता है, लेकिन क्राइसिस के दौर में व्यक्ति रिस्क लेने से इसलिए डरता है कि हम ऑलरेडी वहाँ पे सुई की नोक पे खड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं। कंफर्ट मेजोरिटी में व्यक्ति प्रयोग किया जा सकता है। कंफर्ट मेजोरिटी नहीं होती तो सबको हाथ जोड़ के रखना पड़ता है, फिर बड़े बुजुर्ग नेता हो या जवान लोग हो या कार्यकर्ता हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप मेजोरिटी में हो, अच्छे कंफर्ट जोन में हो, तो ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। अब जहाँ तक बात की आपने प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स होना कोई गुनाह थोड़ी है। प्रोफेशनल्स भी तो भाजपा को सेवा दे ही रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में। कोई प्रोफेशनल प्रवक्ता बनता है, कोई प्रोफेशनल एडवोकेट जनरल बनता है, हर स्ट्रीम में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वो अल्टीमेटली बैठा बीजेपी के बिहाफ पे ही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हो या किसी भी बॉडी में बैठा हो, लोकल बॉडी के अंदर। तो ये बदलाव को पॉजिटिव रूप में इसलिए देखा जाना चाहिए कि यदि आप बदलाव नहीं करोगे तो फिर आपके सामने चैलेंज वो रहेगा जो कांग्रेस में आज की डेट में है। कांग्रेस में यंग लीडरशिप भाजपा की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ जो रिप्लेसमेंट है वो जल्दीबाजी नहीं हो रहा है। आपने देखा कितने बड़े बड़े जो कांग्रेस के लोग भाजपा में आए हैं, सिंधिया जैसे लोग, उनको अपॉर्चुनिटी का ही तो खेल था पूरा। तो मैं बहुत स्पष्ट मान के चलता हूँ कि बीजेपी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है। और जो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस का स्लोगन हुआ करती थी, माना कि पार्टी विद डिफरेंसेस है, हर जगह है, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस जो है अभी झलक रहा है। और यदि आपका इशारा इंदौर के कैंडिडेट को लेकर हो तो पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, केवल सब पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि क्या पूरे मध्य प्रदेश में देखिए, जबलपुर में एक सर्जन को मौका दिया गया है,
छिंदवाड़ा में एक प्रशासनिक अधिकारी को मौका दिया गया है, मुरैना में एक आंगनवाड़ी के अधिकारी को मौका दिया गया है। तो ये पूरा ये संदेश देने की बात है सर। देखिए आप, जब कोई पार्टी संदेश देना चाहती है तो संदेश देने के लिए उसके सामने एक फेस होना चाहिए। मैं आपसे बात करूं, राज्यसभा में हमारे यहाँ से जो 2 उम्मीदवार गए हैं, वो संदेश क्या है? ओबीसी और दलित का है, वो भी तो एक संदेश ही है ना भाई। तो पार्टी क्या संदेश दे रही है कि अगले विधानसभा चुनावों में बहुत बदलाव होंगे, और ये जो नगर निगम में जिस तरह से चेहरे आए हैं, चौंकाने वाले चेहरे जिस तरह से राज्यसभा में आए हैं, विधानसभा में भी पार्टी ऐसे चौंकाने वाले उम्मीदवारों को मौका देगी। राजेश शर्मा, मेरा सीधा सवाल ये है। मैं तो आपको कॉर्पोरेशन से बात कर रहा हूँ, अपन आज बात कर रहे हैं लिस्ट डिक्लेयर होना पेंडिंग है, उससे अंदाज लग जाएगा आपको कि यदि पुराने उन्हीं पार्षदों को टिकट दिया जा रहा है जो पार्षद 5 बार के या 3 बार के 4 बार के हैं, तो फिर इसमें कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी विधानसभा में भी निर्णय ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। यदि 85 में से प्रोपोर्शनेट रेशो में ये देखोगे कि नहीं, बदलाव कर दिए गए हैं, 5 बार और 4 बार वालों को चांस नहीं दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, जैसा नया महापौर का प्रत्याशी दिया है, यदि वैसे यंग ऊर्जावान लोगों को देंगे तो ये संदेश आपके विधानसभा में लागू होगा ही। जयश्री जी, जबलपुर के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये ट्वीट्स हैं, ये सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है कि हम 25 साल 20 साल पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उस 25 सालों में अस्पताल चला रहे थे, सर्जरी कर रहे थे और अपनी तमाम सुख सुविधाएं जुटा रहे थे। उन्होंने सड़क पर कांग्रेस की लाठियां नहीं खाई, उन्होंने धरने प्रदर्शन धूप में तपे नहीं, वो 45 डिग्री 46 डिग्री में धरने प्रदर्शन नहीं दिए। लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने की बारी आती है तो वो लोग जो आराम तलब जीवन जी रहे थे उनको मौका मिल गया, और हम लोग जो दरीज आजम बिछाने वाले कार्यकर्ता थे, झंडे डंडे उठाने वाले कार्यकर्ता थे, वो वहीं के वहीं रहे। ये सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स थे जबलपुर के कार्यकर्ता। क्या कहना चाहती हैं आप? जी, इस तरह का जब होता है, कोई बदलाव होता है बहुत बड़ा, तो एक बहुत बड़ा अनरेस्ट और बहुत बड़ा असंतोष भी पार्टी को उठाना पड़ता है, पार्टी को सामना करना पड़ता है उसका। और देखिए आप, एक बात बीजेपी में बहुत ख़ास है और वो ये है कि अनुशासन बीजेपी का वो इतना ज़बरदस्ती कि सिर्फ ये सब चीज़ें सब सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेंगे। आप इंदौर की ही बात करें अभी कि जो इसके पहले जो प्रत्याशी तय किया गया था उसको लेकर कितना विरोध रहा, और वो विरोध का स्वरूप ये भी रहा कि उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो नाम था वो तय हुआ। लेकिन उसके पहले भोपाल बुला लिया गया सबको, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पार्टी पोस्ट होल्डर्स को, तमाम लोगों को, उनसे एक तरह से शपथ इनफॉर्मली, एक अनौपचारिक तरीके से शपथ दिलवाई गई उनको कि आप जो भी कैंडिडेट होगा उसे जिताएंगे। तो ये जो अनरेस्ट होना, ये असंतोष होना, यही तो कार्यकर्ता का कहना है कि जिताने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन थोपेंगे आप। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तक कार्यकर्ता भी बहुत भ्रम में है। भाजपा की जो स्थिति अपन देख रहे हैं अभी, वहाँ पे हालत ऐसी है कि अजनबी चेहरे और अजनबी लोग, हम लोकसभा में भी देख चुके हैं कई चौंकाने वाले नाम, जिसमें कि पार्टी के वो कद्दावर तमाम नेता जिनको लेकर था कि वो सैबोटेज कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनका सहयोग नहीं मिल पाएगा, बावजूद इसके क्या फ़र्क पड़ा? 4.5 लाख के डिफरेंसेस से 6 लाख से 6 लाख 8 लाख से। राज शर्मा जी, मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के चौंकाने वाले नाम देती है, प्रोफेशनल्स हटा दें, एकदम कहीं से ढूंढ के नया हीरे पार्टी लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है वो बगावत कर सकता है। दमोह में हो गई बगावत, सिद्धार्थ मलैया और पूरे मंडल अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हम 1.5 साल से उपेक्षा झेल रहे हैं, हमारे ऊपर दल बदल करके लाए हुए लोगों को बिठाया जा रहा है। तो क्या पार्टी ये नई लाइन सेट करने में एक खतरा मोल ले रही है, एक रिस्क उठा रही है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का टॉलरेंस देखिए आप, सहन शक्ति देखिए आप, कि जब कमलनाथ की चलती सरकार सिंधिया के चलते शिवराज के साथ खड़ी हुई तो उसमें से कितने 24 थे ना उस समय, 28 बाद में कुछ लोग जीत गए। एट प्रेजेंट तो 24 विधायक जो कांग्रेस के मंत्री थे भाजपा में आए और उनमें से अधिकांश को टिकट दिया गया। तो आप यदि इनजस्टिस की बात कर रहे हो तो इनजस्टिस तो वहाँ से शुरू होता है कि कांग्रेस से, और जो उनसे हारे थे उन्हीं को कहा गया कि इनको जिताओ। यस, तो मेरा सवाल आपसे ये है, यदि आप इनजस्टिस की बात करोगे, राजेश सोनकर ने ही तुलसी सिलावट की पालकी को कंधा दिया। फिर तो जब आप इनजस्टिस की बात करोगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो इनजस्टिस का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है कार्यकर्ताओं में असंतोष का, जिनके खिलाफ लड़ के बड़े हुए,
जिनके खिलाफ लड़ लड़ के वहाँ पे सर्वाइव किया, और आप आधी रात को ऊपर से फरमान आता है कि अब आपको इनको कंधे पे बिठा के घूमना है और इनको चुनाव जिता कर लाना है, तो उस कार्यकर्ता की उस मनोदशा पे आप चिंतन क्यों नहीं कर रहे हो जब ऐसा हुआ? और ये कोई बहुत पुरानी बात तो मैं आपसे कर नहीं रहा हूँ, मात्र 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की ही कर रहा हूँ। तो आप ये इथिक्स और प्रिंसिपल नैतिकता की बात करोगे कि साहब दरी बिछाने वाले, जाजम बिछाने वाले क्या करेंगे, तो सर आप प्रिंसिपल ये पॉलिटिक्स न बीजेपी कर रही है न अन्य पार्टियां कर रही है, ध्यान रखिए आप। वो अपने सर्वाइवल की चिंता कर रही है कि हमको हमारी स्टैंडिंग, हमारा सर्वाइवल कैसा है, और हमारा सर्वाइवल यदि युवाओं को टिकट देते हैं तो ये चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, और संदेश क्या जाता है। तो प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स इन कंसर्न ऑफ द बीजेपी एंड अदर पॉलिटिक्स, नंबर 1। दूसरी बात, जब जिन लोगों को छाती पे आपने लाके बिठाया वो जिता कर लाए, तो और उन्हीं लोगों को फिर मंत्री बनाया गया, तो आज जब उन्हीं लोगों को मंत्री बना गया जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते भाजपा के लोग, तो फिर आप कहाँ गए थे उस समय? तो सर इन बातों को इसलिए नहीं की जाना चाहिए, सिद्धांत की बातों को, कि सिद्धांत पर राजनीति हो नहीं रही है। जब सिद्धांत पर राजनीति हो नहीं रही है तो जिसका दाव चल गया उसको टिकट मिल गया, जिसकी लॉबिंग पावरफुल है उसको टिकट मिल गया। इससे बड़े योग्य क्षमतावान लोग घर बैठे होंगे, लेकिन जिनके पास प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर लॉबिंग, प्रॉपर फीडबैक और प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, उनको टिकट नहीं मिलता। खेल है बिल्कुल 100%, कोई 200%, 100% भी नहीं, 200%। यदि व्यक्ति के अच्छे संपर्क हैं, उसकी योग्यता है, चाहे संघ में संपर्क हो, चाहे भाजपा में संपर्क हो, उसकी एलिजिबिलिटी मैटर करती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई एलिजिबल लोग घर भी तो बैठे हैं। तो ये आप इथिक्स प्रिंसिपल की बातें, असंतोष की बातें मत कीजिए आप, क्योंकि असंतोष हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार का असंतोष था, उसके बाद भी 28 में से 19 लोग जीत कर आए। इस मामले में जयश्री जी क्या होता है कि जिस तरह के लोग आते हैं इनकी योग्यता पे संदेह नहीं, नो डाउट, ये राय शर्मा जी इसकी बात से मैं सहमत हूँ, काफ़ी योग्य लोग हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत योग्य थे, उनकी उससे कोई संदेह नहीं किया जा सकता, देश के नहीं विश्व के बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको वित्त मंत्री बनाया नरसिम्हा राव जी ने, बाद में प्रधानमंत्री बने, वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और उनके ज़माने की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा अमेरिका सहित पूरी दुनिया में होती है। लेकिन सवाल ये कि जनता से उनका जुड़ाव क्या था, जनता से उनकी बातचीत क्या थी, कार्यकर्ता से उनका जुड़ाव क्या था? बिल्कुल नहीं, शून्य। जो जुड़ाव इंदिरा गांधी का था, या जो जुड़ाव नेहरू जी का था, वो या नरसिम्हा राव का था, वो जुड़ाव कहीं भी मनमोहन सिंह जी का देखने को नहीं मिलता था। ये प्रोफेशनल्स या व्यावसायिक या पुराने जो सफल कामयाब लोग आएंगे अपने क्षेत्र के, इनका जनता से जुड़ाव कहाँ है, इनका कार्यकर्ताओं से जुड़ाव क्या है? और राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि नेता का जनता से जुड़ाव हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव हो, वो तो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा प्रदेश की पॉलिटिक्स में या दूसरे की पॉलिटिक्स में? देखिए, बीजेपी एक बड़ा दाव खेल रही है, उसको अपना पूरा चेहरा बदलना है। थोड़ा सा जो एलिट और इंटेलेक्चुअल फ्रेम है बीजेपी का, वो अपने आप में इस्टेब्लिश करना चाहती है। अभी तक पार्टी का एक चेहरा था, आमतौर पर उसको कहा जाता था कि वो व्यवसायी और इन तमाम लोगों की पार्टी है। एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, अगर बीजेपी के पास अगर वो आईपी है, अपना बौद्धिक संपदा है उसके पास में, तो बीजेपी मुझे लगता है इस बार पूरी देश भर में भी जो अलग अलग लेवल पे, अभी हमने यूपी के इलेक्शन में भी देखा और भी तमाम जगह पर देखा, तो जहाँ जहाँ उसको मौका मिल रहा है वहाँ पर वो अपने इस बौद्धिक संपदा के साथ या अपने प्रॉपर्टीज़ के साथ वो अपने चेहरे को भी बदलना चाहती है, उस कवायद को बदलना चाहती है। जैसे कि दिल्ली में भी जैसे आपने ज़्यादातर प्रोफेशनल्स को अहमियत दी है, शुरुआत वहीं से हुई है। जी हाँ, तो ये प्रोफेशनल्स की कीमत जो है वो अब हर पार्टी करना चाहती है, हर कद्र करना चाहती है, क्योंकि आपने एक मॉडल तो खड़ा कर ही दिया है प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटिक्स करने का। तो बीजेपी के पास जगह अगर है, तो ये बीजेपी ये फॉर्मूला हर जगह नहीं करना चाहती है। आप ये सोचिए कि कहीं बहुत सुदूर क्षेत्र में कहीं भिंड और मुरैना की बात होगी या कहीं और की बात होगी, तो जहाँ पर विनिंग कैंडिडेट दिया उन्होंने आंगनवाड़ी वाले को, मुरैना में दिया उन्होंने। जी, तो पर अदर भी दूसरे क्षेत्रों में जहाँ विनिंग कैंडिडेट की बात आएगी, तमाम फैक्टर्स जब देखे जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह प्रोफेशनल्स को मौका मिले, पर जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसको लगता है कि वो मौका देकर पार्टी का चेहरा बदल सकता है, पार्टी का निज़ाम बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी आने वाले 25 साल देख रही है, बार बार उनका स्लोगन है 25 साल राज करना है उनको। तो पार्टी वो पौध तैयार कर रही है, वो जनरेशन खड़ा कर रही है अपना, और उसको उसमें तमाम वही लोग लगेंगे जो बहुत हाई प्रोफेशनल। राजा भाई, जो बात हुई कि चेहरा बदलना है और आपने इसकी शुरुआत की, अब चेहरा बदलने में कहीं जनता की जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जनता की बुनियादी समस्या है, जिससे जनता रोज रूबरू होती है, जो उसकी पेट की लड़ाई है, उसके काम की लड़ाई है, उसके अधिकारों की लड़ाई है, उस लड़ाई को उठाने में
ये तथाकथित बौद्धिक संपदा फैल रही है। अंग्रेजों के ज़माने से आप देख लें कि जो लोग अंगूठा टेक थे उन्होंने जान दे दी देश के लिए, मर गए, लाठियाँ खाई अंग्रेजों की और देश को आज़ादी दिलाई। तो अगर हम चे गुवेरा की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें और तमाम लोगों की बात करें तो क्रांति सरवारा वर्गी करता है, बुद्धिजीवी सबसे पीछे रहते हैं। तो उस आम जनता के वो बुनियादी मुद्दे जो हैं वो कैसे उठेंगे, मेरी चिंता ये है। नहीं, आपको चिंता ये भी करना चाहिए, आपकी चिंता वाजिब है। आपको चिंता ये भी करना चाहिए कि राज्योवार चुनाव लड़े जा रहे हैं, राज्योवार मुद्दे तय किए जा रहे हैं। जयश्री जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, मैं उसके पहले चले जाता हूँ, बंगाल चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने बंगाल को नज़दीक से कवर किया और अपन ने कई बार टॉक शो भी किया। प्रतीक सर, आपको ध्यान हो तो जब मैं आपको कहता था पिछली बार भी बंगाल में कि बीजेपी 3 डिजिट में नहीं आएगी, उस समय ऑन रिकॉर्ड कहता था ना आपको मैं। इसका कारण समझिए आप, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुद्दों की बात कर रहे हो इसलिए। बंगाल में चुनाव किसके बीच में था? टीएमसी वर्सेस टीएमसी। पूरी टीएमसी को भाजपा अपने यहाँ ले आई थी आधी रात को और उन्हीं को टिकट दे रही थी। तो जब आपके सर्वाइवल पे आप इस बात पे टिके हो कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो टीएमसी को तोड़ो, टीएमसी के लोगों को टिकट दो, तो भाजपा का जो व्यक्ति झंडा डंडा उठा रहा था वो कहेगा कल तो इनसे लड़ी रहे थे ना, आज हमारी छाती पे लिया है। फिर आओ उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव परिणाम रहा, मैंने बहुत नज़दीक से कवर किया और ऑन रिकॉर्ड लिखा कहा है कि ये चुनाव बीएसपी आपके साथ खड़ी हो गई है, इसलिए आप कंफर्ट जोन में हो। बहुजन समाजवादी पार्टी 2 करोड़ वोट लाई थी इस चुनाव में और 1 सीट जीत पाई है। इसका मतलब कि आपका अलायंस नहीं था उनसे। आप समाजवादी पार्टी के जो लोग आपके साथ जुड़कर आए उनको आपने टिकट दिए, समाजवादी पार्टी के नेटवर्क को आपको आधी रात दुपट्टे पहनाते हो कि चलिए भाजपा में आ जाइए। तो साहब ये इस बात पे भी आप चले चिंतन कीजिए, ये तो बहुत बात का विषय है कि किस चेहरों को टिकट दिया जा रहा है। पहले आप इन पे चिंतन कीजिए कि जिनसे लड़ के बड़े हो रहे हैं उनको आप दुपट्टे पहनाते हो और हमारी छाती पे लाके खड़ा करते हो कि इनका चुनाव प्रचार कीजिए। आप वही मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात कहां से आएगी? कार्यकर्ता या तो इस तरीके से ठगा जाए या इस तरीके से ठगा जाए। ये बड़ी ठगी है ना सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये बड़ी ठगी है। देखिए, एक महापौर का टिकट देना होता है, हो सकता है 10 लोग कंटेस्ट में हो, किसकी एलिजिबिलिटी है, किसकी अप्रोच है, वो चल जाती है, ठीक है। लेकिन यदि इंदौर के महापौर का मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में फोकस कर देता हूँ इंदौर के महापौर पे, तो शहर देखा जाता है कि यहाँ ओबीसी का फैक्टर काम करेगा, दलित फैक्टर काम करेगा कि ये शहर एंटरप्रेन्योर क्लास है, ट्रेडर क्लास है, बिजनेस क्लास है। शहर की अपनी तासीर है कि एक ऊर्जावान चेहरा दोगे तो हो सकता है इसके साथ शहर खड़ा हो जाए। कास्टिज्म फैक्टर बड़ा था इस केस के अंदर कि ब्राह्मण के सामने एक ब्राह्मण को लाना भी है, कंटेस्ट में कौन लोग थे वो मैटर करेगा। लेकिन सर ये तो बहुत बाद के विषय हैं, जन के कार्यकर्ता ठगा जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता तो तब से ठगा जा रहा है जब चलती सरकारें गिरती है, दूसरों को लाके उनकी छाती पे खड़ा करते हो, तब कार्यकर्ता ठगा जाता है। फिर मजबूरी में आपकी दरी बिछाने वाला उसको कंधे पे बिठाता है। तो कुल मिला के जयश्री जी ये बात तो सही है कि राजनीति जब अच्छे लोग आएंगे तब राजनीति अच्छी होगी। स्वच्छ राजनीति अगर हमको करना है, हम तो सिविक्स पढ़ते थे 9वीं में, तब ये बातें होती थी कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गुंडे बदमाशों की राजनीति चलेगी, मवालियों की राजनीति चलेगी। तो और ये कहा भी हाब्स, लॉक्स, रूसो तीनों का यही सिद्धांत था कि प्लेटो का तो कहना ही था कि जो बुद्धिजीवी राजा होना चाहिए, उसका तो कंसेप्ट इंटेलेक्चुअल किंग का था। पर सवाल ये है कि ये बुद्धिजीवी राजाओं के साथ ये थोपे हुए वाली भावना क्यों आ रही है? उसको नीचे से ग्रूम करके जनता के बीच में लाने की कोशिश अगर इतनी बड़ी पार्टी करती, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो क्या बेहतर नहीं होता? जी वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो नेपथ्य के लोग हैं वो उनको मौका देने की बात है। अनुषांगनिक जो संगठन है बीजेपी संघ के, उसको मौका देने की बात है। और आप देखिए अभी जो पूरा देश भर का स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग आगे आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाले जो नाम आ रहे हैं, चाहे फिर हरियाणा हो या मुख्यमंत्री के रूप में हो, कहीं भी हो, जो कि संघ से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हरियाणा में तो इस तरह से मुख्यमंत्री का इसका नाम ही नहीं सुना था मुख्यमंत्री बनने के पहले किसी ने। सर ये सब चीजें एक्सप्रेस, तो ये जो चीज़ हो रही है, ये मतलब संघ जो है, और इस बार आप देखेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि सरकार सिर्फ बीजेपी की नहीं है, सरकार संघ की चल रही है। संघ का जो सपोर्ट है, संघ का जो दायरा है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जनता की बात, में एक बात आप पर वापस आना चाहती हूँ कि जनता के मुद्दे कैसे सुलझाए जाएंगे, क्या है। हमने पिछले महापौर के चुनाव में भी देखा हुआ है, जब कोई पहली बार किसी महिला आरक्षण होने के बाद महिला महापौर बनी या कोई बनी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि एक कोर कमेटी बन जाती है।
जो शहर के हित में फैसले लेती है, शहर के मामलों में दखल देती है, महापौर को बाकायदा गाइड करती है। तो ये कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी है, जहाँ पर हर चीज़ को लेके ऑर्गेनाइजेशन की दखल है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। और ये बहुत बहुत मजबूत मैसेज है कि व्यक्ति कुछ नहीं है बीजेपी में, अब जो भी है वो संगठन है, बीजेपी है और संघ है। और मुख्यमंत्री जी ने तो अभी जो अपने ताजा वक्तव्य जारी किया है मुख्यमंत्री जी ने, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी उम्मीदवारों की यह कहकर बचाव किया है या तर्क दिया है कि हमने तो बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों को टिकट दिया। उन्होंने कोई शिक्षक है, कोई उद्योगपति है, कोई व्यवसायिक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उन्होंने सबका नाम लेकर उल्लेख किया। और उन्होंने कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि भाई कांग्रेस के बाद तो उम्मीदवार ही नहीं, तभी तो विधायकों को लड़ा रहे हो, ज़्यादातर विधायक को लड़ा रहे हो या विधायक की पत्नी को लड़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे टोटा है, लेकिन फिर भी जी राजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हो तो लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा क्यों बने? लोकसभा इसलिए बना जनता के व्यक्ति चुन कर जाएगा, और राज्यसभा क्यों बना कि बैकडोर से आएगा और एक विभिन्न वर्गों के लोग आएंगे, विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करने लोग आएंगे। तो राज्यसभा को इसलिए बनाया गया कि इंटेलेक्चुअल क्लास उसको रिप्रेजेंट करता है, और पॉलिसीज पे अपर हाउस उसको बोला जाता है कि पॉलिसीज पे उसका निर्णय सोच समझ के लिया जाता है कि उसमें जो अलग अलग वर्ग के अलग अलग क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं। ये राज्यसभा बरसों से होता रहा, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। क्लास नेहरू जी ने रामधारी सिंह दिनकर को भेजा था, नरगिस जी को भेजा, बहुत सारे फील्ड के लोग जाते थे। तो खैर ये राज्यसभा के लिए तो ये कहा गया कि वो उच्च सदन है, उच्च सदन है। तो अब यदि राज्यसभा वाला कैंडिडेट यदि शहर में डेमोक्रेटिक रूप से लड़ने आ रहा है तो कोई बुराई नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि टिकट तो एक को ही मिलना है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा बदलाव ला रही है? हाँ नहीं, सवाल इसका जवाब भी यही है ना, बदलाव ला रही है, दिख रहा है। और साहस से बीजेपी में बदलाव लाने का कांग्रेस वो साहस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जाते हुए प्रत्याशी को नहीं बचा पाती, एक पार्टी छोड़ने वाले को। बताइए, मैं तो नामजद पूछ रहा हूँ कि सिंधिया को बचाने में किसने प्रयास किए, जतिन प्रसाद को बचाने में किसने प्रयास किए, अमरिंदर सिंह जैसा स्टॉलवर्ड नेता आपके पास से चले गए, पंजाब में आपकी सरकार चली गई। तो फिर आप जब बचाने का प्रयास नहीं कर सकते हो, भाजपा बचा भी रही है, खुद बदलाव भी ला रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, जयश्री जी आपका और राजा भाई आपका। आपने बहुत ही गंभीरता से बारीकी के साथ हमारे इस विषय को एलाबोरेट किया, इस विषय की व्याख्या की। और निश्चित रूप से इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में स्वच्छ चेहरे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, बुद्धिजीवी आना चाहिए, तभी राजनीति का चेहरा बदलेगा, तभी राजनीति के मायने बदलेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हमें राजनीति से बुरे लोगों को बाहर निकालना है तो अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को वो मौका दे रही है, आगे ला रही है। निश्चित रूप से इससे भाजपा का चेहरा भी बदलेगा, राजनीति का भी चेहरा बदलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी संघ शरणम गच्छामि नजर आ रही है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।